आप देखो अगर तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुरू से आज तक है, ये सब में कम या ज़्यादा इंग्लिश का ही यूज़ हुआ है। तो कहने का मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश है। अलग अलग लेवल के मुताबिक उनको डिवाइड भी किया गया। मतलब कि आपने BCA में पढ़ा भी होगा कि लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल मतलब कि वेरी नियर टू अस, मतलब कि ह्यूमन के ज़्यादा नज़दीक। हम जो अपनी रोजिंदा लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं भाषा का और सेंटेंस का, उसी तरह के स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और कंप्यूटर उसको समझ के काम भी करता है। कंप्यूटर समझेगा नहीं, कंप्यूटर तो हमें पता है कि केवल वो समझेगा मशीन कोड, मशीन इंस्ट्रक्शंस। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, वो इस तरह का एक मैकेनिज्म है कि उसके अंदर एक ट्रांसलेटर होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें ये सुविधा देती है कि हम इंग्लिश जैसी भाषा का इस्तेमाल करके, देखो लैंग्वेज है तो उसके रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सिलेक्ट करो वो है तो एक लैंग्वेज, उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो मना कर देगी, बिकॉज कि ये तो मशीन है। तो वो आपको एक मैकेनिज्म देता है कि आप इंग्लिश जैसी एक लैंग्वेज में अपना जो भी करवाना चाहते हो इसके पास वो लिखो। इंटरनली लैंग्वेज के साथ ऐसा एक ट्रांसलेटर भी आता है जिसे हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, और वो क्या करता है, वो इसको कन्वर्ट करता है। आपने जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, अगर वो ग्रामेटिकली लैंग्वेज के ग्रामर के अकॉर्डिंग वो अगर वो सही है और आप सही लिख रहे हो और सही सब कुछ टोकन्स भी, आपने वर्ड्स भी सही लिखे, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। फिर वो मशीन को देगा, कंप्यूटर को, कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट करो। तो ये काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि वो एक हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है, एक लैंग्वेज, एक शब्दकोश प्रोवाइड करती है इंग्लिश जैसा, जिसके वर्ड्स का यूज़ करके, जिसमें जो टोकन्स है उसका इस्तेमाल करके हम अपने स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और इस तरह के स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके एक पूरा फाइल, मतलब कि कोड बनाएंगे जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और उस प्रोग्राम को हम जब कंप्यूटर में डालेंगे तो उस लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर होगा कि जो इसको कन्वर्ट करेगा, मशीन समझ सके ऐसी भाषा में, फिर मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये था दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अगर हम बात करें तो उसका पूरा एक इतिहास है। 1950 से लेकर आज तक की बात करें तो पूरा उसका इतिहास है, जो अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करना बैठे तो अगर 2 घंटे भी कम पड़ जाए, ऐसी बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जावा की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जावा के बारे में डिस्कशन हम जब करने जा रहे हैं तो आपको उसके जो उसका सबसे अधिक और सबसे पावरफुल जो पहलू है उसकी हम पहले बात करेंगे, फिर अपने सिलेबस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है कि हम अपना जो बेस है, हम जो पढ़ रहे हैं, जो बेस है वो हमें अभी स्ट्रांग बनाना है। बेस अगर स्ट्रांग बनेगा तो आगे जाके इमारत तो स्ट्रांग बनेगी ही। ओके, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन आपको शेयर करने जा रहा हूँ। इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके फाइन। अगर कहीं भी कभी भी आपको मतलब कि देखने में, सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बीच में बता देना। आप टाइप करके मत बताना, आप बोल के बताना, तो क्या मुझे सुनाई देगा। क्योंकि जब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान आपकी चैट्स पे नहीं होता है, इसलिए। ओके, सो फ्रेंड्स, we are talking about Java. Okay, we can simply say that it is a programming language. आप लोगों के लिए कोई ये नया शब्द नहीं है, आपने तो ये BCA में भी पढ़ा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इसको यहाँ पे उसका बेस रिवाइज करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई क्या मुझे बता सकता है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो मैंने आपको अलग अलग टाइप्स बताए, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरीज बताई, उसमें से कौन से कैटेगरी में हम इसको शामिल कर सकते हैं जावा को? हाई लेवल प्रोग्रामिंग। या वेरी गुड आंसर, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, आई अप्रिशिएट। High level is the correct answer because according to me it was informed that low level, middle level and high level are the categories of programming language. But types, जैसा कि आप में से बताया किसी गर्ल ने कि it is object oriented language, it is also correct. Yeah, it
इटसेल्फ, अगर हम उसका प्रकार देखें, प्रोग्राम जो उसका वर्किंग है, कार्य करने की जो उसकी शैली है, उसका मैकेनिज्म, वो उसकी बुनियाद, तो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोनों आंसर सही है, लेकिन लेवल की बात करें तो ये हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब कि वो हमसे ज़्यादा नज़दीक है और कंप्यूटर से, मशीन से थोड़ा दूर है। इसका मतलब कि वो हमें, अगर हम अच्छा इंग्लिश जानते हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश समझ सकने चाहिए, बोल सकने चाहिए, ऐसी आवश्यकता कोई भी नहीं है। जिसको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश के वर्ड्स का पता चल रहा है तो वो एक अच्छा प्रोग्रामर बनने में एक उपयोगी हो, ऐसा एक पहलू है। ठीक है, तो ये है हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ओके, तो दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम आज जावा को पढ़ रहे हैं। जावा आज से 10 साल पहले भी पढ़ाया जाता था, 15 साल पहले भी पढ़ाया जाता था, बिकॉज कि इट इज़ वेरी फेमस। देखो, जावा एक फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आज के दिन भी 15 साल पहले जो मार्केट में उसकी एक प्रतिष्ठा थी और उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, आज भी है। नो डाउट कंपटीटर बहुत सारे बढ़ गए हैं। जो आज से 15 साल पहले थे कंपटीटर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके मुकाबले आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसने अपना मुकाम बनाया हुआ है और आज भी दिन प्रतिदिन उसमें कुछ नया नया, ये तो हमें पता है कि अपनी टेक्नोलॉजी की फील्ड है तो उसमें हर दिन कुछ नया आता ही है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हर दिन कुछ नया, उसमें लाइब्रेरी ऐड होती है, कोई प्लगइन ऐड होता है, ये सब होता रहता है। ओके, और अगर आप आगे जाके इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हो तो वो आपको ट्यूनिंग एक रखना पड़ेगा कि क्या नया आया है, उसको आपको सीखते रहना पड़ेगा। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि हमें इस फील्ड में अगर हमको रहना है तो ये एक दिमाग में हमको फिक्स करना है कि सीखना बंद नहीं करना है। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया हम मार्केट से चले जाएंगे, मतलब कि हमारा मतलब कोई एक महत्व नहीं रहेगा और हम मतलब कि अच्छा प्रोग्रामिंग, अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे अपनी कंपनी को या अपने क्लाइंट्स को। और दूसरी भी एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि आप लोग तय कर लो कि आपको कौन सी फील्ड में आगे, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। ओके, ये भी मैंने आपसे कहा था, आप में से अगर किसी ने ये सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं सोचा है तो अब सोच लो, सोचना शुरू कर दो। अगले कुछ दिन में ये फिक्स कर लो, क्योंकि ये अब से कर लोगे आप तय तो आगे जाके 1.5 साल के बाद जो करना पड़ेगा और तब जो आपका टाइम स्पेंड होगा वो नहीं होगा, यूटिलाइज होगा टाइम का आपका ये अभी। और जैसे 1.5 साल के बाद आप मार्केट में आओगे तो डायरेक्टली आप अपने पाथ पे आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को, जावा एक फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी चीज़ को फेमस बनने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो, अगर आप कोई भी मिठाई की बात करो तो कोई भी मिठाई अगर फेमस है तो उसके स्वाद के कारण होती है। ओके, उसमें जो स्वाद है, उसमें जो अलग अलग चीज़ों का योग्य मिश्रण किया गया होता है मिठाई को बनाने के लिए, इसके लिए वो फेमस होती है। हम किसी मोबाइल की बात करें कि पर्टिकुलर एमआई का मोबाइल कोई फेमस होता है तो उसमें ऐसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें ऐसा हार्डवेयर यूज़ किया होता है जिसके कारण वो फेमस होता है। मतलब कि कैमरा है तो एक से ज़्यादा है, फिर कैमरा की जो रिजोल्यूशन होता है कैमरा का वो अच्छा रहता है, ज़्यादा होता है, स्पीकर, साउंड एट्सेट्रा, उसमें जो सेंसर्स यूज़ किए हैं वो पिछले वर्जन से कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरह से किसी भी चीज़ को फेमस बनने के लिए क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो उसको फेमस बनाती है। तो दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसी ही एक चीज़ है कि जो फेमस है। ओके, तो आप में से क्या कोई मुझे बताएगा या बता पाएगा कि जावा को फेमस क्या बनाता है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें कोई हार्डवेयर तो नहीं है। ओके, और उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसको हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, फीचर्स, ये वो चीज़ है कि जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फेमस बनाती है, फीचर्स। तो जावा के खुद के ऐसे फीचर्स है कि जो उसको फेमस बनाते हैं और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो उसके पहले आ चुकी है उसके मुकाबले ज़्यादा बेहतर बनाती है। तो जावा के ऐसे बहुत सारे फीचर्स है कि जो उसको फेमस बनाते हैं। सिंपल, रबस्ट आर्किटेक्चर, न्यूट्रल,
डायनामिक, मल्टी थ्रेडिंग, networking, then platform independent networking. These all are the features. These are the very few features which I have listed, but इन सभी features के कारण जावा जो है वो एक फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों इन सभी फीचर्स की बात करें हम तो जो सबसे ज़्यादा बेहतर और जिसने जावा को फेमस कर दिया वो है उसका ये फीचर। कौन सा? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो आइए हम बात करते हैं अभी कि क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ये बाकी के फीचर्स भी थ्योरी में जब हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस को तब हम चर्चा करेंगे सबकी, लेकिन आज ये जावा क्या है, क्यों है, ये हमें चर्चा करनी है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात करें, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो फ्रेंड्स सबको बराबर ठीक से दिखाई दे रहा है, पढ़ने में आ रहा है जो मैंने लिखा है? यस सर। बिल्कुल ठीक से पढ़ा? यस सर। बिल्कुल ठीक से दिखाई दे रहा है ना सबको? ओके। तो फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले चर्चा करनी चाहिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। मैंने जो पहले लिखा था वो था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा की जो हमने बात की कि जो उसका एक फीचर मैंने बताया कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ द मोस्ट famous feature of Java and it is the feature which has made Java a milestone language or a very popular language in 1990s। आपको शायद सबको पता होगा कि जावा का जो संशोधन हुआ था वो 90s के वक्त हुआ था और 1991 में एक्चुअली वो मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन उसको तब उतनी सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। लेकिन 1995 के दौरान ऑफिशियली उसको एक बतौर लैंग्वेज के स्वरूप में मार्केट में रखा गया, स्वीकारा गया और एक बहुत ही कहते हैं ना फेमस लैंग्वेज वो बन गई तब 1995 में, वो उसके फीचर्स के कारण। तो फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है प्लेटफॉर्म मतलब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस आपके पीसी का मतलब कि मदरबोर्ड। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके पीसी का, लेकिन हम एक्चुअली क्लाइंट के नज़रिए से बात कर रहे हैं। क्लाइंट के पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट के पीसी का आर्किटेक्चर, क्योंकि हम देखो प्रोग्राम जब बनाएंगे तो वो तो हम बहुत सारे क्लाइंट्स को देंगे। अब बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स अपने अपने पीसी में ही उस प्रोग्राम को रन करेंगे। क्लाइंट जो अपने पीसी में हमारे प्रोग्राम को रन करता है, पीसी उसका प्रोग्राम हमारा, तो उसका पीसी, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका आर्किटेक्चर अलग अलग हो सकता है। जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब के पीसी में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहले से हमें पता नहीं होगा डेवलपिंग करते वक्त, और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, ऐसा करेंगे भी नहीं हम कि भाई चलो मेरा प्रोग्राम केवल विंडोज़ में ही रन होना चाहिए। अगर ऐसा सोच के हम प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत ही कम क्लाइंट्स हम कवर कर पाएंगे, हमको बहुत ही कम काम मिलेगा और हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सक्सेस होने के लिए हमें तो ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जो रबस्ट हो, मतलब कि वो कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो पाए, ऐसा प्रोग्राम हमको तो बनाना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों प्लेटफॉर्म की बात की गई है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड दोनों का संयोजन। क्लाइंट के पीसी में, जिस पीसी में हमारा प्रोग्राम रन होने वाला है, उस पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है और उसका आर्किटेक्चर मतलब कि मदरबोर्ड क्या है, ओके, उन दोनों का संयोजन जो होता है उसको कहते हैं हम प्लेटफॉर्म। और डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? हम गुजराती में उसको बोलते हैं आधारित।
आधारित मतलब कि उस पर डिपेंडेंट है। अब देखो यहाँ पे जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन जब जावा का संशोधन हुआ, जब जावा मार्केट में आई, उसके पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो सभी कैसी थी? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, मतलब प्लेटफॉर्म से जुड़ी। कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो लैंग्वेज केवल प्लेटफॉर्म पे ही काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस लैंग्वेजेस को यूज़ करके अगर आप प्रोग्राम बनाओगे, देखो क्लाइंट लैंग्वेज यूज़ नहीं करने वाला है, लैंग्वेज तो हम यूज़ करेंगे डेवलपर, क्लाइंट हमारा बनाया प्रोग्राम यूज़ करेंगे, लेकिन प्रोग्राम तो हम बनाएंगे लैंग्वेज में। तो वो जो लैंग्वेजेस मार्केट में थी जावा से पहले, वो थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। कहने का मतलब अगर उस लैंग्वेज का यूज़ करके आप प्रोग्राम बनाते हो तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोडिंग होगा। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा। कहने का मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग कोड, अलग अलग आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग कोड। ऐसा कैसे, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। थ्योरी में भी ये चीज़ आएगी हमारे समक्ष, लेकिन अभी हम ये बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि हम पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे क्लाइंट के पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम उसके पास होगा, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का, ये भी हम पहले से निश्चित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चलो हम हमारे अलग अलग क्लाइंट है। ये हमारा ए क्लाइंट है, ये हमारा बी क्लाइंट है, और ये हमारा सी क्लाइंट है। ये हमारे 3 क्लाइंट हैं और तीनों की ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। और तीनों कंप्यूटर सिस्टम में जो आर्किटेक्चर है वो अलग अलग है। इसका जो ओएस है उसे हम कहते हैं ए ओएस, इसका जो ओएस है उसको कहते हैं बी ओएस। मतलब कि ए और बी ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसा मानते चलो कि यहाँ पे इस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ए है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बी है, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी है। तीनों में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस तरह से है, केवल 3 ही क्लाइंट, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम बनाना है अकाउंटिंग का। ओके, हमको एक प्रोग्राम बनाना है, कैसा प्रोग्राम बनाना है? अकाउंटिंग का, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब सपोज ये प्रोग्राम मैं बनाता हूँ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस, जैसे कि C++, ऐसी कोई भी लैंग्वेज है जो जावा से पहले थी। ओके, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ऐसी कोई लैंग्वेज का यूज़ करके मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ C++ का। ओके, तो अब देखो प्रोग्राम मेरा एक है। ओके, अब देखो आप जब एज ए प्रोफेशनल डेवलपर आप जब मार्केट में आओगे तो आप ही सोच लो कि आप जब किसी क्लाइंट के लिए प्रोग्राम डेवलप करोगे तो फाइनली आपका प्रोग्राम डेवलप हो जाने के बाद आप क्या करोगे? चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कौन उत्तर देगा आप में से? आपको किसी क्लाइंट ने ऑर्डर दिया है कि भाई आप इस तरह का सॉफ्टवेयर मुझे बना के दो, और अगर आप उस तरह का सॉफ्टवेयर बना के क्लाइंट को, आपका सॉफ्टवेयर बन गया चलो, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे? आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है ना? टेस्टिंग। हाँ, टेस्टिंग भी कर लिया, सही है, बिल्कुल बढ़िया, आपकी बात सही है, टेस्टिंग करना ही चाहिए। टेस्टिंग किए बिना तो वो हम आगे बढ़ नहीं सकते। टेस्टिंग हो गया, सब कुछ कंप्लीट है, मतलब कि इट इज़ रेडी टू बी पैकेज्ड एंड डिलीवर्ड। वो जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसको हम पहले टेस्ट करेंगे, फिर उसका मेंटेनेंस भी करेंगे। देन आफ्टर जो भी सॉफ्टवेयर है वो सामने वाली पार्टी को, जो कि जैसे कि मैं आपको बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे नहीं और कैसे हो रहा है, ठीक है, और उस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा आपको ईजी रहेगी। सही है, यस, आपकी बात सही है, आई एग्री विथ यू। लेकिन आप क्लाइंट को दोगे क्या? आपने सपोज आप एक समझ लो कि आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया। सी लैंग्वेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब सी से परिचित हो, ठीक है ना? सी लैंग्वेज से आप सब फैमिलियर हो। सपोज कि आपने क्या कोड लिखा ये भूल जाओ, लेकिन आपने एक सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया है। ओके, ये अच्छा सॉफ्टवेयर भी बन गया अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, इट इज़ वर्किंग परफेक्ट। You have tested also and your colleagues have also tested. Okay, now it is ready to deliver. आपने क्लाइंट को समझा भी दिया कि ये इस तरह से काम करेगा। फिर फाइनली आप जब क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो तो क्या डिलीवर करोगे?
जैसे कि हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर है तो हम उसको पूरा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड नहीं देंगे, लेकिन उसका जैसे कि हम लोग एंड्रॉइड में है तो हमारे पास एपीके फाइल होती है, तो हम उसको सिर्फ एपीके फाइल प्रोवाइड करेंगे जिसको उस सोर्स कोड में कुछ भी चेंजेस ना कर पाए और ना ही उस सोर्स कोड में कुछ अलग से हो पाए। यस, यही आंसर मैं सुनना चाहता था आपसे। हम एज ए डेवलपर हमने जो कोड लिखा है वो कोड हम किसी को नहीं देंगे। हम वो कोड हमने चेक कर लिया, हमारे पास है, हमारे सिस्टम में है, ये एक हमारी मोनोपोली रहती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को हमने डेवलप किया है, उसमें अपना टाइम स्पेंड, अपना लॉजिक उसमें इम्प्लीमेंट किया है, तो हम अपना कोड किसी को नहीं देंगे, क्लाइंट को कभी नहीं देंगे। क्योंकि अगर हमने उसको अपना कोड दे दिया तो वो तो भले ही क्लाइंट हमारा नॉन टेक्निकल पर्सन है, लेकिन कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा उसके पास जाके हमारा कोड देख सकता है, और भविष्य में अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुई हमारे सॉफ्टवेयर में, उसको कुछ जानना हुआ तो किसी भी टेक्निकल पर्सन को बुला के वो चेक करवा सकता है अगर उसके पास कोड होगा तो। लेकिन हम उसको कोड नहीं देंगे, हम उसको देंगे केवल एग्जीक्यूटेबल फाइल। देखो सी लैंग्वेज की बात करें तो हम उसको केवल EXE फाइल देंगे विंडोज़ के लिए। अगर वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पीसी में, हमारे क्लाइंट के पीसी में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो फाइल रन होती है वो होती है EXE फाइल। कौन सी फाइल होती है? EXE फाइल। और जैसा कि मैंने अभी यस को बताया कि हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है, तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को विंडोज़ में रन करना है तो उस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने से क्या होगा कि उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगी, EXE फाइल। आपने देखा होगा जब सी लैंग्वेज आपने पढ़ा है, वो EXE फाइल को हम अपने क्लाइंट को देंगे। अगर EXE फाइल को क्लाइंट ओपन भी करेगा ना तो वो रन ही होगी विंडोज़ में। और अगर विंडोज़ के सिवाय कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके पास मैकिन्टॉश, लाइनक्स, यूनिक्स कोई और है, तो उसमें कुछ वो फाइल ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि विंडोज़ के अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को नहीं पहचानेगी। EXE फाइल को केवल विंडोज़ ही पहचानता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर विंडोज़ इज EXE। और EXE फाइल में क्या होता है? पूरा मशीन कोड होता है कि जो मशीन को ही समझ में आता है। कोई बंदा उसको ओपन करके देखेगा तो उसमें केवल उसको बाइनरी इंस्ट्रक्शंस ही देखने को मिलेगी। इसलिए जैसा कि यश ने कहा कि हम अपना सोर्स कोड, जो प्रोग्रामिंग हमने किया है, वो कोड हम किसी को भी नहीं देंगे। ये एक मोनोपोली भी है और ये एक सीधा रूल भी है। हाँ, फिर अगर देखो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम भी अगर सपोज कि एज ए डेवलपर मार्केट में कल आएंगे और ख़ुद का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस चलाना तो है आगे। हम देखते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवाई मिलती है, फिर वापस 5 दिन के बाद जाना पड़ता है, हम अपने हिसाब से दवाई नहीं ले लेंगे। तो मतलब कि हर एक बिज़नेस, देखो बिज़नेस के हिसाब से तो सोचना ही पड़ेगा। तो आगे जाके भी आज हम क्लाइंट को अपना सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं और 2 साल, 5 साल, 15 साल, लाइफ टाइम अगर वो सॉफ्टवेयर चले, उसको हमारी कभी ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा हम जनरली नहीं करेंगे। मतलब कि ये एक मोनोपोली होती है। आप जब मार्केट में आओगे तो आप भी ऐसा सोचोगे। डिपेंड्स कैसे बिजनेस करते हो आप, ये डिपेंड आप पे करता है। हमें ये भी पता है देखो कि जो हमारे सिस्टम में वायरस आता है, वो उसको हटाने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, और वही एंटीवायरस आगे जाके वापस कुछ वायरस को डाउनलोड करके रखता है, फिर जाके हमें वापस अपडेट करना पड़ता है एंटीवायरस, या उसको परचेस करना पड़ता है। ये एक चेन है कि जो चलती रहती है। इसी तरह से हम भी अपने सॉफ्टवेयर में, आज हमने क्लाइंट को बना के दिया सॉफ्टवेयर, तो आगे जाके 2 साल के बाद हम उसमें कुछ अपडेट करेंगे, चाहे जो भी अपडेट करें, केवल सपोज कि कुछ अपडेट करने जैसा है ही नहीं तो डिज़ाइनिंग अपडेट करेंगे, फिर क्लाइंट को बताएंगे कि भाई नया वर्जन उसका आ चुका है, आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो। इससे भी आगे जाके प्योर बिजनेस करना है तो मैं ऐसा भी करूंगा कि क्लाइंट के पीसी में आज जो मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ वो 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाए, उसकी जो की है मैं उसको की दूंगा, वो की 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाए। 2 साल के बाद वो सामने से मुझे कांटेक्ट करे कि भाई मुझे ये अपडेट करवाना है, वापस मेरे पास आएगा, मैं कहूँगा भाई अपडेट करने के 5,000 रुपये देने आपको, 5,000 रुपीज़ फॉर अपडेशन। करना कुछ नहीं है, केवल की उसको रिन्यू करके दे देनी है। मतलब इस तरह का बहुत कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब हम सोर्स कोड तो देंगे ही नहीं, हम केवल क्या देंगे उसको, एग्जीक्यूटेबल कोड। ओके, तो अब देखो मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो केवल EXE फाइल केवल विंडोज समझता है, यूनिक्स, लाइनक्स ये नहीं समझता। तो करना क्या होगा दोस्तों पता है कि आपने जो ये एक प्रोग्राम बनाया है वो आपको आपके बहुत सारे क्लाइंट्स को देना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो क्लाइंट है आपका उसके पास A ऑपरेटिंग सिस्टम है,
इसके पास बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके पास सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई बात नहीं। अगर आप सोर्स कोड जो है आपका वो ही इसे दे दो, सोर्स कोड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक क्लाइंट, हमारा जो भी क्लाइंट है वो उसको कंपाइल करके रन करवा सकता है। वो हम उसको सिखा देंगे कि भाई कंपाइल कैसे करना है, रन कैसे करना है, लेकिन हम ये चाहते नहीं। हम तो केवल उसको क्या देना चाहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल कंपाइल करके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा सबसे पहला जो टास्क होगा वो होगा कि इस फाइल को कंपाइल करना। अब देखो सी लैंग्वेज की फाइल है और सपोज़ कि मैं भी डेवलपर हूँ, मेरे पास भी पीसी है। मेरे पीसी में अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंपाइल करने के बाद जो फाइल जनरेट होगी वो कौन सी फाइल होगी, EXE फाइल मेरे पीसी में। और ये EXE फाइल जो मेरे पीसी में कंपाइल होकर जनरेट हुई है, क्योंकि मेरे पीसी में विंडोज़ है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो मैं अपने क्लाइंट को देना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं यही EXE फाइल A क्लाइंट को दूँ, यही EXE फाइल में B क्लाइंट को दूँ और यही EXE फाइल में C क्लाइंट को दूँ, तीनों क्लाइंट को दूँ, कि जिन तीनों के पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मेरा ये प्रोग्राम उनके पीसी में रन नहीं होगा, केवल उसी पीसी में मेरा ये प्रोग्राम रन होगा कि जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल बी क्लाइंट जो मेरा है उसके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है और मेरे पास भी कौन सी थी, विंडोज़। तो मैंने उसको कंपाइल करके EXE फाइल दी तो ये क्लाइंट रन कर पाएगा, लेकिन ये दोनों क्लाइंट रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि EXE फाइल इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आती। और हमारे पीसी में, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले सेशन में, कि हमारे पीसी में जो भी काम हम करते हैं वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के सानिध्य में होता है। जो कुछ भी होता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए उसका रोल होता ही है हर एक चीज़ में। एक क्लिक में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ नहीं पाएगी तो वो फाइल को कैसे रन कर पाएगी। तो यहाँ पे जब हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होती थी कि भाई एक बार डेवलपर ने प्रोग्राम बना दिया, फिर उस प्रोग्राम को अगर वो एग्जीक्यूट करने के लिए सब पीसी में ले जाए तो वो हर जगह पे एग्जीक्यूट हो, उसका कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि मैं जो कंपाइल करके ले जा रहा था फाइल सबके पास वो न ले जाऊँ। इसके अलावा क्या करूँ मैं, ये जो मेरा सोर्स कोड है, जो सोर्स कोड, उसी को सोर्स कोड को ही मैं यहाँ पे ले जाऊँ और कंपाइल करवाऊँ। यहाँ पे मैं जो ए सिस्टम है, ए सिस्टम, उसके लिए सी लैंग्वेज का कंपाइलर अवेलेबल होगा मार्केट में। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सब के कंपाइलर्स अवेलेबल है। तो ये जो ए ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कंपाइलर होगा, उसके ज़रिए उस क्लाइंट के पीसी में जाके उसके ज़रिए मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराऊंगा, फिर उसको दूंगा। उसी तरह मैं एक दूसरा कंपाइलर, वो किसके लिए, बी के लिए कंपाइल कराऊंगा और इसको दूंगा। और उसी तरह से तीसरा कंपाइलर मेरा वो किसके लिए, सी लैंग्वेज मतलब कि सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये तो क्या हुआ कि मुझे हर जगह सोर्स कोड ले जाना पड़ेगा और क्लाइंट के पीसी में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जाके कंपाइल कराऊंगा, तब जाके ऐसा कोड जनरेट होगा कि जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाएगा। क्लाइंट की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो समझ पाए ऐसा कोड तब जाके जनरेट होगा। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि हर एक जगह पे आप निष्फिक्र होकर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, आप निश्चिंत होकर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे कि चलो भाई मैंने एक बार प्रोग्राम बना दिया तो वो अब हर एक पीसी में रन होगा, ऐसा कोई गारंटी आप नहीं रख सकते। क्योंकि ऐसा भी हो कि मार्केट में कोई नया ही ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए और आपने ये सोचा ही नहीं होगा तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम कभी रन नहीं होगा। और ये समस्या थी तो भी चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डेवलपर्स ये काम करते थे, डेवलपर्स ये काम अच्छी तरह से करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इंटरनेट के आने से क्या हुआ कि अब प्रोग्राम्स डाउनलोड होने लगे, ऐसे सॉफ्टवेयर बनने लगे कि जो कहीं पे सर्वर पे पड़े हैं और कहीं पे क्लाइंट दुनिया के एक छोर पे कहीं पे क्लाइंट बैठा है, किसी और छोर पे सर्वर है, वहाँ से क्लाइंट डाउनलोड करेगा प्रोग्राम और अपने पीसी में रन करवाएगा। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज में बना है और सर्वर से हम अपना सोर्स कोड तो नहीं भेजेंगे किसी को, हम भेजेंगे तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स।
तो एग्जीक्यूटेबल फाइल तो तभी रन होगी अगर जिस कंपाइलर के ज़रिए उसको कंपाइल किया गया है, जिस ओएस में उसको कंपाइल करवाया गया है, उसी ओएस में अगर वो प्रोग्राम रन हो तभी ऐसे प्रोग्राम्स बन पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज होने लगी इंटरनेट के आने से। 1990s में जब इंटरनेट को लोकल पब्लिक के लिए खुला रखा गया, ठीक है ना, तो सभी लोग इंटरनेट से प्रोग्राम डाउनलोड करने की अपेक्षाएं करने लगे भी, लेकिन वो प्रोग्राम्स रन नहीं होते थे सक्सेसफुली ड्यू टू दिस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या है कि सी और C++ लैंग्वेज में क्या है कि देखो, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद जो कोड जनरेट होता है वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जब मैंने कंपाइल किया, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और जो कोड जनरेट हुआ वो केवल इस मशीन के लिए, ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि जो ए है उसी के लिए जनरेट हुआ है, मतलब कि प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंट है, आधारित है। यहाँ पे जब वापस मैंने उसको कंपाइल करवाया दूसरी बार दूसरे कंपाइलर के ज़रिए, तो ऐसा कोड जनरेट हुआ कि जो बी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, और यहाँ पे जब मैंने उसको कंपाइल करवाया तो ऐसा कोड जनरेट हुआ कि जो सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो कहने का मतलब जब आप कंपाइल करते हो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड लिख के, तो जो कोड जनरेट होता है मशीन कोड, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। इसलिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कहा जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, ये जो समस्या थी, ये जो प्रॉब्लम है, उसको एक अच्छी तरह से जावा में उत्तर दिया गया, उसको एड्रेस किया गया। किस तरह से आपको बताऊं? इज एवरीबडी हियर? Yes, sir. आई विल टेक few more minutes of yours. अब देखो, जावा के जो संशोधनकर्ता थे, एक पूरी टीम थी जिसमें एक बहुत ही अच्छे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जेम्स गोसलिंग, की जो उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, कि जो टीम एक ऐसी लैंग्वेज बना रहे थे कि जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और ये बीड़ा एक ऐसी लैंग्वेज की जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, उसको बनाने का जो बीड़ा है वो एक कंपनी ने अपने हाथ में लिया था, और उसका नाम है सन माइक्रोसिस्टम। ओके, और सन माइक्रोसिस्टम के ये जो कंपनी है, पहले अभी तो ये है नहीं, सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया और उसको एक नाम भी दिया, ग्रीन प्रोजेक्ट, और अपनी एक डेवलपर की टीम उसमें लगा दी। और वो जो टीम थी पूरी, उसके ये एक सदस्य थे जेम्स गॉसलिंग। और इन लोगों ने, उसका भी एक पूरा इतिहास है कि एक उनका टारगेट था कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाने की जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। तो उन्होंने बनाया भी सही, और उसको शुरू में एक ऐसा नाम भी दिया, ओएक। उस ओएक से पहले भी एक नाम इन्होंने सोचा था, C++++, ऐसा भी नाम एक सोचा था अनऑफिशियली, क्योंकि देखो सी लैंग्वेज पहले आई, फिर C++ आई। तो सी नाम उन्होंने रखा इसलिए सी लैंग्वेज का, क्योंकि उसके पहले ए और बी आ गई थी, फिर उन्होंने सी रखा। अब C++ जो 1970s में आई, वो नाम किस तरह से पड़ा? तो सी लैंग्वेज जो ऑलरेडी थी उसमें कुछ ऐड किया। प्लस प्लस का मतलब क्या? इंक्रीमेंट। समथिंग वॉज इंक्रीमेंटेड टू सी एंड अ न्यू लैंग्वेज वॉज फाउंड, सो इट वॉज नेम्ड एज C++। ओके, अब मतलब सी में जो है वो तो है ही, उसमें कुछ बढ़ोतरी की, इसलिए प्लस प्लस नाम रखा। अब देखो, जब जावा डेवलप किया तो जावा को भी बनाने के लिए डेवलपर्स ने सी और C++ को ही बेस लिया। कहीं से शुरू तो करना है, तो शुरू किया उन्होंने सी और C++ से ही, और C++ में कुछ नया ऐड किया उन्होंने, और कुछ ऐसी चीज़ें कि जो एरर प्रॉन थी उसको निकाल भी दिया। इसीलिए मैंने कहा ना कि नाम उसको अनऑफिशियली पहले क्या कहा गया? प्लस प्लस एंड देन माइनस। कुछ ऐड भी किया, कुछ माइनस भी किया। फिर ये तो अनऑफिशियल नेम था। फिर एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे उनको ख्याल आया, खिड़की में से देखा तो एक सामने वृक्ष खड़ा था,
और वो ओएक का वृक्ष था। तो दिमाग में आया कि चलो इसका नाम हम रख देते हैं ओएक। लेकिन तुरंत ही उनको पता चला थोड़े दिन में कि भाई ओएक नेम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी और लैंग्वेज का, तो हम ये नहीं दे सकते। फिर उन्होंने सोचा कि हम चलो ये जावा नाम रखते हैं। और जावा नाम रखने के पीछे भी बहुत सारी मतलब कि ऐसी कहानियाँ हैं कि भाई जितने भी डेवलपर्स थे कि जो इसको बनाने में टीम में थे, जैसे कि जेम्स गोसलिंग, एंड्रयू वन हॉफ, एंडी बैक्टिल्जम, ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स थे। तो उनके नेम का पहला अक्षर लेके ये नेम रखा गया जावा। जे फॉर जेम्स गोसलिंग, ए फॉर एंड्रयू वन हॉफ, दैन एंडी बैक्टिज्म, मतलब ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स थे। ये भी एक मान्यता है। और जावा शब्द एक आइलैंड का भी नाम है। जावा के बीन्स भी आते हैं, मतलब कि जो कॉफ़ी हम पीते हैं, कॉफ़ी उसके जो बीन्स आते हैं वो उसका एक प्रकार है जावा भी, जावा बीन्स। तो ऐसी बहुत सारी मतलब की मान्यता है कि जावा, बट जो फेमस है वो ये कि उनके डेवलपर्स के नाम के ऊपर से ये नाम रखा गया। तो ये जो डेवलपर्स थे उन्होंने जावा को बनाने के लिए क्या किया पता है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि एक पूरा लैंग्वेज के जिसका पूरा ग्रामर होगा, शब्दकोश होगा, इंग्लिश में बना हुआ, ओके, वो तो है ही। उन्होंने पूरा एक लैंग्वेज तो बनाया ही बराबर, कि जो इंग्लिश जैसा होगा और उसके वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स, कैरेक्टर्स, ग्रामर होगा, ओके। तो पहली चीज़ उन्होंने ये बनाई कि एक पूरी एक लैंग्वेज डिफाइन की। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बनाया कि लैंग्वेज के साथ साथ एक इंटरमीडिएट कोड भी डिज़ाइन किया, इंटरमीडिएट कोड, और उसको नाम दिया बाइट कोड। बाइट कोड है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाइट कोड जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड कौन सा है? ये वाला, कि जो इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश जैसा कुछ ग्रामर हो उसमें वो। बाइट कोड जिसको उन्होंने कहा इंटरमीडिएट कोड, वो एक अलग से उन्होंने लैंग्वेज, मतलब कहे तो लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि जो उन्होंने डिज़ाइन किया, कि जो डायरेक्टली हम एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। ये जो बाइट कोड है, बाइट कोड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है और मशीन लैंग्वेज भी नहीं है। मशीन लैंग्वेज भी नहीं है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। क्योंकि देखो होता क्या है कि हम जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं जिसको हम कहते हैं सोर्स कोड, बराबर, कि जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किस में? मशीन कोड में, तभी जाके उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये कन्वर्ट करने का काम जो है वो कौन करता है? ट्रांसलेटर करता है। मशीन कोड या उसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। ये कार्य कौन करता है? कोई ट्रांसलेटर, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऐसा। तो यहाँ पे जो बाइट कोड उन्होंने बनाया वो सोर्स कोड भी नहीं है और मशीन कोड भी नहीं है, दोनों के बीच की चीज है। ऐसा एक इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? बीच का। तो ऐसा एक कोड उन्होंने बना के रखा, और वो कैसे काम करता है वो आपको बताऊं। कि ये जो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन की है उसमें आप एक प्रोग्राम लिखते हो, देखो प्रोग्राम 1, तो ये प्रोग्राम जो लिखा आपने, उसमें आपने जो लिखा है वो इस लैंग्वेज से लेकर लिखा है। लैंग्वेज के शब्द, उसके कैरेक्टर्स, उसकी सिंटैक्स, सब कुछ वहाँ से लेकर लिखा है। अब देखो, जब भी हम कोई सोर्स कोड लिखते हैं फिर उसको रन करने के लिए पहले क्या करते हैं? हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये जावा का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है वो जब ट्रांसलेट होगा, देखो ट्रांसलेट कंप्यूटर खुद नहीं करता है, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है ना, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया है, वही डेवलपर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कन्वर्टर भी साथ देगा। तो जावा का कन्वर्टर मतलब कि ट्रांसलेटर वो भी डेवलपर्स ने ही बनाया। और जावा का जो ट्रांसलेटर उन्होंने बनाया वो इस तरह से बनाया कि जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे तो जो कोड यहाँ पे जनरेट होगा वो मशीन कोड नहीं होगा। सी और C++ में क्या था? मशीन कोड था। यहाँ पे ट्रांसलेट होकर मशीन कोड नहीं जनरेट होगा, लेकिन क्या जनरेट होगा? बाइट कोड।
और बाइट कोड क्या है, इनका ही बनाया हुआ एक कोड है। बाइट कोड क्या है, किसी भी डेवलपर को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यश ने जो प्रोग्राम लिखा है जावा में या सी में, उसको मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक यूज किया है। लेकिन अगर वही प्रोग्राम जो जावा में लिखा है यश ने, उसका बाइट कोड मैं रीड करूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि इसने क्या लिखा, क्योंकि वो बाइट कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कोड नहीं है, मतलब कि इंग्लिश का कोड नहीं है और मशीन कोड भी नहीं है। मुझे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा और मशीन को भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेट होगी, जो फाइल जनरेट होगी, वो बाइट कोड वाली फाइल होगी और फिर उसको रन करवाने के लिए वापस उसको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन कोड में, जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसलेट किया जाएगा मशीन कोड में। तो ये था दोस्तों जावा का मैकेनिज्म। हमने अभी जस्ट देखा था कि सी लैंग्वेज में क्या था कि प्रोग्राम लिखा है, उसको ट्रांसलेट करके डायरेक्टली क्या बन जाएगा, मशीन कोड। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में उनका खुद का एक डिज़ाइन किया गया इंटरमीडिएट कोड है, जिसे कहते हैं बाइट कोड। जब जावा में लिखा गया प्रोग्राम कंपाइल होगा तो बाइट कोड्स जनरेट होंगे। फिर उसको रन करने के लिए, बाइट कोड्स को रन करने के लिए एक अलग से दूसरा एक ट्रांसलेटर आएगा कि जो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपको ये डायग्राम जब आपके सामने है तो एक चीज़ आपसे पूछ लूँ कि जब हम कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने से होता क्या है, ये मुझे कौन समझाएगा आप में से? ये तो हमने अभी बहुत बार डिस्कस कर लिया जस्ट आज के ही सेशन में कि भाई कंपाइल करना रहता है, लेकिन एक्चुअली कंपाइल करने का मतलब केवल ट्रांसलेशन है या और भी कुछ? कंपाइल करने से क्या होता है सर कि जो भी हम लोग प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो वो एक प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे आपने बोला कि खुद के एक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, फिर हमको उस मशीन को समझाने के लिए उसके लिए एक अलग से हमको उसकी मशीन लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो ये प्रोग्राम है वो जब भी इंटरप्रेट या करेगा या कंपाइल करेगा तब वो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और तब जाके वो हमारी जो मशीन है, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसको समझ पाएंगे। नहीं, सही है आपकी बात सही है। तो वो जो आपने समझाया वो क्या है कि वो ट्रांसलेट होगा, ठीक है ना। इन शॉर्ट एक शब्द में हम इस चीज़ को समझा दें, आपने जो बताया कि कंपाइलर क्या करेगा, आपने जो लैंग्वेज से शब्द को चुन के, लैंग्वेज से शब्द को निकाल के जो कुछ भी आपने लिखा है कोड, सोर्स कोड जिसको हम कहते हैं, उसको वो ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड में, कंपाइलर, ठीक है ना। हम जावा की बात नहीं कर रहे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे, C++। कंपाइलर क्या करेगा, आपने जो सोर्स कोड लिखा है उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। बस वो केवल ट्रांसलेशन का ही काम करेगा क्या? नहीं सर, वो एरर चेक करना हुआ अगर सोर्स कोड में तो वो भी कंपाइलर ही करता है। यस, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर कि कंपाइलर केवल कन्वर्ट ही नहीं करेगा, वो पहले तो चेक करेगा। मैंने पहले बताया था आज आपको कि देखो ये मशीन है, हम जब लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं बोलने में तो हम उसमें मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन ये मशीन वो मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा जो जितना भी ग्रामर है, सिंटैक्स है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, केवल ट्रांसलेशन नहीं करता, पहले तो वो चेक करता है। कंपाइलर पहले जिस लाइन को वो उठाएगा उसको चेक करेगा कि क्या इस लाइन में जितने भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जितने भी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो लैंग्वेज के हिसाब से सही है। अगर उसको सही लगेंगे तब ही वो उसको कन्वर्ट करेगा। आया समझ में? इसीलिए देखो जब आप कंपाइल करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है कि एरर्स इतनी एंड वार्निंग्स इतनी। अगर कुछ एरर्स ना भी हो तो वो शो करेगा 0 एरर्स 0 वार्निंग्स व्हाटएवर। तो कहने का मतलब कि वो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेशन के पहले चेक भी करता है। तो जो भी है, जो भी ट्रांसलेटर है, चाहे वो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, ये दोनों का फंडा अलग अलग, ये आपको मतलब आपने बीसीए में पढ़ा होगा कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। चाहे कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, दोनों का काम क्या है
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कन्वर्ट करना। लेकिन केवल कन्वर्ट नहीं, वो पहले क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या वो सही है। अगर वो सही होगा तब जाके उसको कन्वर्ट किया जाएगा, एग्जीक्यूट हो सके ऐसे कोड में। तो यहाँ पे जो जिस चीज़ पे मैं भार दे रहा हूँ अभी वो है चेकिंग। कंपाइलिंग आवर कोड मीन्स चेकिंग आवर कोड। तो जितनी बार आपका कोड कन्वर्ट होगा उतनी बार चेक होगा, और गलती अगर है आपकी लिखने में तो वहीं पे आपको अटकाया जाएगा। ठीक है ना, ये बात तो अब स्पष्ट हो गई कि जब भी कोई ट्रांसलेटर आपके कोड को ट्रांसलेट करता है तो वो पहले चेक करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, और फिर उसको कन्वर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जावा में 2 बार ट्रांसलेशन होता है। इसका मतलब कि 2 बार चेकिंग भी होगा। देखो, आपका कोड 2 बार चेक होके फिर मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ये भी अपने को एडवांटेज मिलता है कि अपना कोड 2 बार चेक होता है, तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इसमें एरर, बाद में एरर आने के। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? जब हम C++ में लिखते तो एक बार कंपाइल करते थे और एक ही बार वो चेक होता था कि सब कुछ सही है या नहीं। यहाँ पे 2 बार चेक होगा, तो ये भी एक एडवांटेज है कि जो यहाँ पे अपने को मिलता है। एक बार ये चेक करेगा फिर कन्वर्ट करेगा, दूसरी बार ये भी चेक करेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझनी है कि जावा में बाइट कोड डिज़ाइन करके रखे हैं डेवलपर्स ने, कि जो जावा का इंटरमीडिएट कोड है वो ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है ना ही मशीन कोड है, वो जावा के डेवलपर्स ने ही डिज़ाइन किया हुआ एक हाईली स्पेशलाइज्ड कोड है। हाईली स्पेशलाइज्ड कोड जिसे कहा जाता है बाइट कोड। तो ये था जावा का मैकेनिज़्म कि कैसे उसको डिज़ाइन किया और कैसे वो काम करता है। और जो प्रॉब्लम अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जो डेवलपर्स को फेस करनी रहती थी मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के ज़रिए जब वो यूज़ करते थे, अब उनको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी रहेगी जब अगर वो जावा को यूज़ करते हैं तो। और कैसे, ये हम उसी डायग्राम को अब अपडेट करके लिखते हैं वापस यहाँ पे। ये आपका सपोज जावा में लिखा गया प्रोग्राम, ओके। इसको पहले क्या किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा। ये कंपाइल होगा जावा में लिखा गया प्रोग्राम, तो उससे जनरेट होगा बाइट कोड। क्या जनरेट होगा? बाइट कोड। अब देखो, बाइट कोड है वो कोई इंडिपेंडेंट कोड तो नहीं है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के ज़रिए आपने जो कुछ भी लिखा है उसके अनुरूप ही बाइट कोड जनरेट होगा। आ रहा है ना समझ में? हेलो लिखा है तो हेलो के लिए बाइट कोड जनरेट होगा, आउटपुट लिखा है तो आउटपुट के लिए बाइट कोड जनरेट होगा। इस तरह से बाइट कोड्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्ड्स विच यू हैव रिटन विल बी जनरेटेड। अब यहाँ पे जो बाइट कोड्स जनरेट हुए हैं मेरे इस प्रोग्राम 1 के, उसको अब ये बाइट कोड जो है जो जनरेट हुए वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हुए, वो केवल मेरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। उसको ना ही विंडोज से कुछ लेना है, ना ही उबंटू से, ना ही यूनिक्स से, ना ही लाइनक्स, ना ही मैकिन्टॉश, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो मेरा खुद का जावा का ही कोड है जो कॉमन है। अब देखो, इसी बाइट कोड्स को मैं ले जा सकता हूँ ए ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन में, बी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन में और सी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन में।
चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, बाइट कोड्स विल रिमेन सेम फॉर ऑल। तो यहाँ पे देखो, हमें अपना सोर्स कोड किसी भी जगह पे ले जाना नहीं पड़ रहा है या किसी को भी देना नहीं पड़ रहा है। हमारा प्रोग्राम हमने कंपाइल कर लिया तो बाइट कोड जनरेट हो गया। अब इस बाइट कोड वाली फाइल को हम अपने क्लाइंट को देंगे। क्लाइंट को हमें क्या देना है? बाइट कोड वाली फाइल। तो बाइट कोड वाली फाइल है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी नहीं है। अब देखो, बाइट कोड वाली फाइल जो है वो ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है, ना ही मशीन कोड है, तो मशीन उसको समझ तो नहीं पाएगा। इस फाइल को, बाइट कोड्स को रन करने के लिए मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि दूसरा ट्रांसलेटर एक चाहिए। तो देखो, वो जो दूसरा ट्रांसलेटर इन्होंने रखा है जावा के डेवलपर्स ने, उसको कहा है JIT। वैसे देखा जाए तो वो एक इंटरप्रेटर भी है और कभी कभी उस इंटरप्रेटर के अंदर एक छोटा सा कंपाइलर भी होता है जिसको JIT कहते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो ये जो JIT है या फिर जिसको हम JVM कहें, JVM, जो मैंने डायग्राम में दूसरा ट्रांसलेटर आपको बताया था ना, दूसरा ट्रांसलेटर, जो पहला था वो कंपाइलर है, और जो दूसरा है कि जो बाइट कोड को रन करता है वो है JVM। JVM को हम पहचानते हैं एज एन इंटरप्रेटर फॉर बाइट कोड। इसकी पहचान होती है इंटरप्रेटर फॉर बाइट कोड। मार्केट में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों अवेलेबल है ना, उस हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM का वर्जन अवेलेबल है। विंडोज़ का JVM अलग, यूनिक्स का JVM अलग, मैकिन्टोश का JVM अलग। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम A है, ये B है और ये C है, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका अलग अलग JVM होगा। अगर इंस्टॉल किया है तो, नहीं किया है तो करना पड़ेगा इंस्टॉल। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना खुद का उसके प्रकार का JVM होता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और आजकल कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वो पहले से बिल्ट इन भी आता है। लेकिन अगर जावा के बाइट कोड्स को रन करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास खुद का JVM होना चाहिए, खुद के वर्जन के अनुरूप। अब देखो, इस बाइट कोड वाली फाइल को आपने अपने A क्लाइंट को दिया, तो A क्लाइंट के PC में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है A, उसके पास JVM होगा, और वो JVM इस बाइट कोड को रन करेगा और क्लाइंट को क्या देगा? वो आउटपुट देगा। उसी तरह से ये B ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो फाइल है, वो उसके पास भी अपना JVM होगा। अगर JVM नहीं है तो रन नहीं होगा, JVM डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर JVM है उसके पास अपना B टाइप का, तो वो भी इसी बाइट कोड को रन करेगी। और C ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो सिस्टम है आपकी, उसके पास भी अपना JVM है, तो वो इसी बाइट कोड को वो भी रन करेगा। मतलब कहने का मतलब, कंपाइल होने के बाद एक ही फाइल जनरेट होती है कि जो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉमन रहती है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी वो ले जाओ आपने जो जावा का कोड लिखा उसको कंपाइल करके जो बाइट कोड्स जनरेट होते हैं उसको दुनिया में कहीं पे भी ले जाओ किसी भी सिस्टम में, अगर वहाँ पे JVM है तो रन होगा, वही फाइल हर जगह पे रन होगी। तो इस तरह से जावा जो है आपका वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म से के साथ कुछ लेना देना नहीं। बाइट कोड जनरेट हो गया, हर जगह वो रन हो सकती है। ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट JVM, the proper version of the JVM should be available। JVM का प्रॉपर वर्जन वहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह से जावा के डेवलपर्स ने जावा को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाया। आया समझ में दोस्तों? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।